हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। ये आपका एसएसटी का लेसन नंबर 6 है। इसका टाइटल है पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप। तो स्थल स्वरूप का क्या मतलब होता है कि जो पृथ्वी है और उसमें जो धरती ज़मीन होती है वो अलग अलग स्वरूप में होती है। कहीं पहाड़ होते हैं, कहीं नदियाँ होती हैं, कहीं समतल ज़मीन होती है, कहीं कुछ ऊबड़ खाबड़ होती है। तो इस तरह से अलग अलग जो स्वरूप हैं, उनके रूप हैं, उनके बारे में ये लेसन है। अब यहाँ पर ये याद रखने योग्य जो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए हैं, इसमें है पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। पर्वत परत खंड, ज्वालामुखी पर्वत, ये कितने तरह के पर्वत होते हैं ये पढ़ेंगे। पर्वतों की महत्ता यानी कि पहाड़ और पर्वत, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये क्यों ज़रूरी होते हैं। पठार और उनकी महत्ता, पठार क्या चीज़ होती है और क्या इम्पोर्टेंस होती है, क्या उसकी अहमियत होती है, वो भी हम पढ़ेंगे। मैदान और उनकी महत्ता, जो समतल ज़मीन होती है, मैदानी इलाके होते हैं, उनकी क्या महत्ता होती है। स्थल स्वरूप और लोग, यानी जितने तरह के स्थल स्वरूप होते हैं वहाँ पे किस किस तरह से लोग रहते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से ये टेक्स्ट हमारा शुरू होता है। पृथ्वी की सतह सभी जगह समान नहीं है। ये कहीं ऊबड़ खाबड़ है तो कहीं समान रूप से सपाट, कहीं ऊंचे क्षेत्र हैं तो कहीं निचले क्षेत्र। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का स्थल स्वरूप भिन्न भिन्न है। तो यानी ये हमें मालूम है कि पृथ्वी की जो धरती जो होती है, हम पृथ्वी पे रहते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़मीन जो होती है वो कहीं ऊबड़ खाबड़ है, कहीं एकदम से बिल्कुल सपाट यानी कि एक जैसा मैदान होता है, कहीं ऊंचे क्षेत्र होते हैं, कहीं नीचे क्षेत्र। तो ये हम देखते हैं कि ये सब अलग अलग जगहों पे अलग अलग इसकी बनावट होती है। पृथ्वी पर विभिन्न स्थल स्वरूपों की रचना के दो कारण हैं, भीतरी और बाहरी क्रियाएं। और ये ऐसा क्यों होता है, इसके दो कारण हैं, एक भीतरी और एक बाहरी क्रियाएं। पहला या भीतरी कारण पृथ्वी की सतह का कहीं उठना व कहीं धंसना है। दूसरा या बाहरी कारण भूमि का क्षरण व नई स्थल संरचनाओं का बनना है। तो एक तो भीतरी जो कारण होता है, उसमें क्या होता है कि पृथ्वी कहीं धसक जाती है, कहीं उठी हुई है। तो ये अंदर जो पृथ्वी के अंदर चीज़ें, जिस तरह से भूकंप भी आता है तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी अंदर चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जो कि अपनी जगह से खसकते रहते हैं। तो उनसे भूकंप भी आता है और उन्हीं वजहों से ये सब चीज़ें होती रहती हैं। और दूसरा जो बाहरी कारण है, उसमें क्या होता है कि जैसे बारिश होती है और भी कई रीजंस होते हैं जिसकी वजह से मिट्टी का कटाव भी होता है। कहीं कहीं जो ऊंचाइयों वाली जगह हैं वो पानी से कट कट के फिर वहाँ पर इस तरह के तालाब टाइप के, या जहाँ से पानी गुजरता है वहाँ से मिट्टी कट के दूसरी जगह पहुँच जाती है। तो ये इस तरह से इन कारणों की वजह से ये बदलाव होते रहते हैं। प्राकृतिक बल जैसे बहता जल, चलते हिमखंड, पवन, समुद्र की लहरें आदि चट्टानों को तोड़ कर उनके टुकड़े बहाकर ले जाती हैं। और ये जो कुदरती ताकत होती है, जैसे कि पानी है बहता हुआ, हिमखंड बर्फीले जो खंड होते हैं, ये है, हवा आंधियाँ हैं और समुद्र की लहरें हैं, ये सब क्या होता है कि चट्टानों को तोड़ के और उनके टुकड़े यहाँ वहाँ बहा के ले जाते हैं। तो इस तरह से पहाड़ों का और ये जो समुद्र के किनारे की ये जो बनावट होती है, ये सब चेंज होती रहती है। और जहाँ जहाँ से भारी बारिश होती है, वहाँ वहाँ से भी कई बार जंगलों में बाढ़ आ जाती है, वहाँ से पेड़ उखड़ के और मिट्टी कट के कहीं दूसरी जगह इकट्ठी हो जाती है। ये प्रक्रिया क्षरण कहलाती है, इंग्लिश में इसको इरोजन कहते हैं। इस कारण सतह धंसती है। पृथ्वी की सतह की पुनर्रचना को निक्षेपण कहते हैं, डिपोजिशन इंग्लिश में। तो ये बनती बिगड़ती रहती है पृथ्वी की सतह इस तरीके से, इन सब चीज़ों से। ऊंचाई व ढाल के आधार पर स्थल स्वरूपों को निम्नलिखित 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। तो जो ये ज़मीन की ऊंचाई और ढलान के अनुसार इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? सबसे ऊंचे होते हैं जैसे पर्वत, माउंटेन्स। पर्वत एक शंक्वाकार भूमिखंड है जो आसपास की अपेक्षा अधिक ऊंचाई तक उठा हुआ है। ये सबसे ऊंचे स्थल स्वरूप हैं और पृथ्वी के 1/4 भाग पर फैले हुए हैं। हम जानते हैं कि पर्वत या पहाड़ क्या होता है, ये बाकी की जो आसपास की ज़मीन है सबसे ऊंचे ये स्थान होते हैं, ऊंचाइयों तक सबसे ज़्यादा ऊंचा यही होता है। और यहाँ पे ये
एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि पृथ्वी के 1/4 भाग पर फैले हुए हैं पर्वत, यानी कि जितनी भी ज़मीन है पूरी दुनिया में उसमें से 25%, 1/4 में पर्वतीय पर्वत हैं। पर्वतों की चोटियाँ ऊंची एवं किनारे ढालदार होते हैं। तो इनकी चोटियाँ हमें मालूम ही है नोकदार होती हैं, ऊंची, और बाकी का आसपास का इलाका ये एरिया ढलान वाला होता है। कुछ पर्वत की चोटियाँ सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं, इन्हें हिमशिख या स्नो कैप कहते हैं। तो बर्फीले जो इलाके हैं जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला है, वहाँ पर जो पहाड़ होते हैं उनकी चोटियाँ हमेशा पूरे 12 महीने बर्फ से ही ढकी रहती हैं, जिन्हें हिंदी में हिमशिख और इंग्लिश में स्नो कैप कहते हैं। कुछ पर्वत समुद्र तल के नीचे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जीवन कठिन होता है क्योंकि भूमि कठोर होती है। अब जैसे कि ये यहाँ पर एक और जो बात हमको याद रखनी चाहिए कि कुछ पर्वत जो है वो समुद्र तल के नीचे भी होते हैं, क्योंकि पानी जहाँ भरा हुआ है तो पानी का लेवल एक जैसा होता है, तो वो तो एक लेवल पे एक जैसा ही दिखता है। लेकिन जो ज़मीन है वो उबड़ खाबड़ होती है, तो जो ज़मीन के हिस्से ज़रूरत से ज़्यादा ऊंचे हैं तो वो इतने भी ऊंचे हो सकते हैं कि समुद्र तल से भी ऊंचे दिखाई देते हैं। तो वो जब पानी की ऊंचाई से ज़्यादा ऊपर हैं तो नेचुरल है कि हमको ऊपर दिखेंगे ही। तो समुद्र तल जो होता है उसी से किसी भी जगह की ऊंचाई नापी जाती है। तो समुद्र तल से ऊंची जितनी भी ज़मीन है वो नेचुरल है कि समुद्र के ऊपर दिखाई देगी, और जिस पे हम लोग रह सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। और जो सबसे ऊंचे हैं वो पहाड़ भी हमें दिखाई देंगे। लेकिन समुद्र तल से जिनकी ज़मीन की नीचाई है, जो जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से कम है, तो वो नेचुरल है कि पानी के अंदर ढके हुए होंगे। उसमें पहाड़ भी होते हैं। जैसी ज़मीन हमें यहाँ ऊपर दिखाई देती है वैसे ही समुद्र के नीचे भी है, लेकिन चूंकि समुद्र तल पानी भरा हुआ है उस पर, इसलिए वो समुद्र तल के नीचे है। अब इन पर्वतीय क्षेत्रों में जीवन कठिन होता है क्योंकि भूमि कठोर होती है, वहाँ रेल व सड़क का निर्माण कार्य कठिन है। तो जितने ये पर्वत और ऊंचाई वाली जगह जो समुद्र तल के ऊंचाई पर है, ऊपर है, तो इन पे जीवन बड़ा कठिन होता है, क्योंकि इन इधर पर क्या है, सड़क रेल ये सब बनाना, खेती वेती करना, ये सब तो बहुत मुश्किल होता है। तो बड़ा इधर पे रहना लोगों का मुश्किल होता है। इसके अतिरिक्त वहाँ वातावरण जो है कर्कश होता है, अतः पर्वतीय क्षेत्रों में लोग कम निवास करते हैं। तो वहाँ का जो माहौल होता है वो भी बड़ा कठिन होता है, तो वो लोग बाग जो है वहाँ पर कम ही रह पाते हैं। उद्भव और आकार के आधार पर पर्वत 3 प्रकार के हैं। एक है वलित पर्वत, या जिसको इंग्लिश में कहेंगे फोल्ड माउंटेन्स। दूसरा है भ्रंशोत्थ पर्वत, या इंग्लिश में ब्लॉक माउंटेन्स। और तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत, यानी वॉल्केनिक माउंटेन्स। तो ये 3 तरह के जो पहाड़ होते हैं उनके बारे में ये पहले है वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन्स। जहाँ चट्टानों की परत क्षैतिज हो परंतु दाब के चलते कहीं दब तो कहीं उठ जाती है, वहाँ उठा भाग एंटीक्लाइन तथा दबा भाग सिंक्लाइन कहलाता है। हिमालय, एल्प्स, एंडीज और रॉकीज भौगोलिक युग के युवा वलित पर्वत हैं। इनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार हैं। पुराने वलित पर्वतों में उत्तर अमेरिका में एप्लाचेन तथा रूस में यूराल हैं। तो ये जैसा हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो पृथ्वी होती है वो समतल जहाँ पे हम रह सकते हैं वो ये दिख रहा है डायग्राम में, और ये जो वलित पर्वत हैं उनकी संरचना ये इस तरह की होती है। यहाँ जैसे हम ये देख रहे हैं, ये उठा हुआ हिस्सा है जो एंटीक्लाइन, और ये गिरा हुआ है नीचा हिस्सा है ये सिंक्लाइन। तो ये इस तरह के माउंटेन होते हैं। फिर ये है भ्रंशोत्थ पर्वत या ब्लॉक माउंटेन्स। जब बहुत बड़ा भाग टूटता है और ऊर्ध्वाधर रूप में स्थापित होता है तो भ्रंशोत्थ पर्वतों का निर्माण होता है। इसमें ऊपर उठे खंड उत्खंड, हार्ट्स तथा धंसे खंड द्रोणिका या ग्रेबन कहलाते हैं। वांसजेस और यूरोप के काले वन पर्वत इसके उदाहरण हैं, जबकि राइन घाटी या जिसको रिफ्ट बोलेंगे वो घाटी का उदाहरण है। तो इसको जैसे कि हम देख सकते हैं इंग्लिश में जैसे ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं, तो ये अलग अलग ब्लॉक के तौर पे यहाँ पर उठा हुआ हिस्सा, ये जैसे कि अलग से कोई एक ब्लॉक रख दिया हो ये, और इसका उठा हुआ हिस्सा उत्खंड भ्रंश और ये द्रोणिका भ्रंश ये हिंदी में कहलाता है, जिसको इंग्लिश में उत्खंड को हार्ट्स और द्रोणिका को ग्रेबिन कहते हैं। तो ये इसकी बनावट है। यहाँ पर ये कुछ फैक्ट्स हैं
कि पृथ्वी का 80% जल पर्वतों से आता है और विश्व के सबसे बड़े पर्वत हिमालय के भाग हैं। तो इसमें दो बातें, ये जो हम एक अच्छे फैक्ट्स हैं ये, कि पूरी दुनिया में जितना भी पानी है वो 80% पहाड़ों से आता है। क्योंकि इसमें पहाड़ों में क्या है कि एक तो काफ़ी सारे पहाड़ दुनिया भर में ऐसे हैं कि जहाँ पूरे टाइम बर्फ़ जमी रहती है और वो धीरे 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 पिघलती रहती है और उससे नदियों में पानी भरता जाता है और वो हमको मिलता रहता है। और इसमें ये भी लिखा है कि जो दुनिया भर के सबसे बड़े पर्वत हैं वो हिमालय के भाग हैं, यानी कि जो हमारा हिमालय है उसमें दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ उसमें आते हैं गिनती में। फिर ये तीसरे तरह के जो पर्वत हैं वो आता है ज्वालामुखी पर्वत। तो इसमें ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण पृथ्वी के अंदर स्थित पिघली चट्टानों, जिनको कि ये मैग्मा बोलते हैं इंग्लिश में, पृथ्वी की सतह पर जमने से होता है। फुजियामा, कलिमंजारो और वेसुवायस इसी प्रकार के पत्र पर्वतों के उदाहरण हैं। तो ज्वालामुखी क्या है कि इनका जो निर्माण होता है ज्वालामुखी का, कि पृथ्वी जो है जब बनी तो वो एक तरीके से आग का गोला थी, बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर था और लाखों करोड़ों सालों तक वो जलती रही, जलती हुई एक गेंद की तरह से वो रही। फिर बाद में वो धीरे धीरे ठंडी हुई, फिर यहाँ पर वनस्पति होगी, फिर और जीव जंतु पैदा हुए और आज हम इस रूप में उसको देखते हैं। लेकिन अभी भी जो पृथ्वी के बिल्कुल अंदरूनी गहराइयों में कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर बहुत हीट है और जहाँ लावा जो है पिघलता रहता है, और वही लावा जब पिघल के कभी कभी पृथ्वी से फूटता है तो वो जो पिघली हुई चट्टानें हैं उन वो जब बाहर आके जम जाती हैं तो उससे ज्वालामुखी के पहाड़ बन गए। और अभी भी जो लावा होता है वो कुछ ज्वालामुखी अभी भी दुनिया भर में ऐसे हैं कि जो कभी कभी लावा उनमें से निकलता है। तो ये इस तरह से तीन तरह के हमने पहाड़ पढ़े। अब इनकी महत्ता क्या है, पर्वतों की महत्ता, सिग्निफिकेंस ऑफ माउंटेन्स, यानी कि इनकी अहमियत, इम्पोर्टेंस क्या है। पर्वत एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत हैं, वे हमारे लिए कई प्रकार से उपयोगी हैं। पर्वत जल का संचय गृह है, पर्वतों के कई ग्लेशियर जल का स्रोत हैं। तो एक तो क्या है कि यहाँ पानी इकट्ठा रह सकता है, किस फॉर्म में, कि पूरे पूरे पहाड़ जो है उनमें बर्फ़ की परत जमी हुई होती है और ये पिघल के ग्लेशियर बन जाते हैं। ग्लेशियर उनको बोलते हैं कि बर्फीला पानी जो पहाड़ों की तलहटी में आसपास इकट्ठा हो जाता है और उसमें बर्फीले हिमखंड, बड़े बड़ी चट्टानें बर्फ़ की तैरती रहती हैं और बहुत धीमे धीमे वो पिघल के नदियों में मिलते जाते हैं उसका पानी। तो इससे हमें क्या होता है, एक तरीके से एक पानी का स्टॉक कह लो, जैसे हमारे घरों में पानी की टंकी होती है उसमें तो पानी ही भरा रहता है और नल में से जितना हमें चाहिए होता है मिल जाता है। तो ये भी एक ऐसी टंकी मान लो इनको, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, हिमालय के पर्वत हैं, कि जहाँ पे पानी किसी टंकी में भरा नहीं है बल्कि पहाड़ के ऊपर जमा हुआ है बर्फ़ के तरीके से, बर्फ़ की फॉर्म में। और थोड़ा थोड़ा पिघल पिघल के वो नदियों में, जिस तरह से पाइपलाइन में से आता है पानी, उसी तरह से नदियों में से होता हुआ हमको मिल जाता है। ग्लेशियर द्वारा पर्वतों से निकली नदियाँ वर्ष भर हमें जल देती हैं। ये जल खेती व बिजली उत्पादन में भी प्रयुक्त होता है। तो इनसे जो साल भर हमें पानी मिलता है वो हमारी ज़रूरत भी पूरी होती है पानी की, खेती में इसमें और घरेलू इस्तेमाल में, और उससे बिजली भी बनती है। नदी की घाटियाँ और छत खेती के लिए आदर्श हैं। नदी के आसपास का जो इलाका होता है उधर हम खेती भी, जब ये पानी आता है तो उससे खेती नदियों के आसपास के एरिया में हम अच्छी तरह कर पाते हैं। पर्वतों पर पादप एवं जीव बहुमात्रा में मिलते हैं और इन पहाड़ों से क्या है कि जो जानवर वानवर हैं काफ़ी सारे, वो भी उसमें काफ़ी मात्रा में मिलते हैं, जिनका कि अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। वन हमें ईंधन, चारा, छाया, गोंद और फल आदि वस्तुएं भी देते हैं। इधर पे जो जंगल होते हैं उनसे हमें लकड़ी मिलती है, ईंधन के काम में आती है, चारा मिलता है, छायादार पेड़ होते हैं, छाया मिल सकती है, गोंद बहुत मिलती है वहाँ से, और फल वगैरह। पर्वत अपनी सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध हैं, ये पर्यटन का आकर्षक केंद्र है। पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, हैंग ग्लाइडिंग आदि प्रसिद्ध पर्वतीय खेल हैं और इधर ये घूमने फिरने की भी जगह बन जाती है। तो इधर पे जो ये सब पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, ये सब जो तरह तरह के होते हैं स्पोर्ट्स, ये भी हो सकते हैं। इनको लोग जाके और अपना
इंजॉय करते हैं, ये इस तरह के एडवेंचरस स्पोर्ट्स भी करते हैं। पैराग्लाइडिंग या हैंग ग्लाइडिंग आपको मालूम होगा क्या होती है। एक बड़ा सा जैसे पाइप के फ्रेम में कपड़ा लगा के एक बहुत बड़ी पतंग जैसी बना लेते हैं और उसको उसमें लटक के उस पर खड़े होके लोग वह पहाड़ से उसको पकड़ के कूद जाते हैं और फिर वो हवा में जो है उड़ता रहता है और उसमें लोग फिर काफ़ी टाइम तक उड़ के और फिर कहीं पे उसको उतर जाते हैं उससे। तो ये इस तरह के काफ़ी रोचक और एडवेंचरस स्पोर्ट्स होते हैं। यहाँ भी कुछ ज्ञात करने के लिए कुछ फैक्ट्स है कि किलिमंजारो पर्वत किस देश में है, ये पूछा गया है, और ज्वालामुखी क्या है। ये दो क्वेश्चंस हैं, इनको हम बाद में एक्सरसाइज के साथ आप ले सकते हैं। फिर आता है ये एक दूसरा लैंड फॉर्म कि इस तरह की धरती का एक जो एक और रूप होता है वो होता है पठार, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं प्लेटो। पठार एक उठा भूखंड होता है जिसका ऊपरी भाग सपाट तथा किनारे ढालदार होते हैं। इसी कारण इन्हें मेज भूमि या टेबल लैंड के भी कहते हैं। पठारों की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से कई हज़ार मीटर तक होती है। पठार भूमि सतह का 45% भाग ढके हुए हैं। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। तो पठार क्या होता है, जैसे पहाड़ होता है नुकीला, पठार जो होता है वो ऊपर से उसकी कोई चोटी नहीं होती है, ऊपर से वो बिल्कुल प्लेन होता है और आसपास के थोड़े से उसके इलाके ढालूदार होते हैं। और ये इनकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा होती है, कई कई इसमें शहर बसे हुए हैं पठारों में। और ये पूरी दुनिया में 45% जो ज़मीन है वो पठारों से ढकी हुई है। और जैसे पहाड़ नए पुराने हो जाते हैं, कभी कभी बन जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, ऐसे ही पठार भी बनते बिगड़ते रहते हैं। भारत का दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। केनिया, युगांडा या पूर्वी अफ्रीकी पठार, तंजानिया और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम पठार इसी प्रकार के उदाहरण हैं। तो ये जो पुराने पठार हैं भारत में दक्कन पठार, और ये बाकी की कंट्रीज़ में ये जो बताई गए हैं नाम, ये इनमें सब पुराने पठार हैं। तिब्बत का चांगतंग पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। इसको दुनिया की छत भी कहा जाता है। तो तिब्बत में ये जो चांगतंग पठार है इसको बोला गया है दुनिया की छत, क्योंकि ये सबसे ऊंचा पठार है और समतल होता है, इसमें लोग रहते हैं, जिसकी ऊंचाई 4000 से 6000 मीटर तक है। पठारों की महत्ता क्या है? पठार हमारे लिए निम्नलिखित प्रकार से उपयोगी हैं। पठार खनिजों का गृह है। विश्व भर में खनन का कार्य पठारी क्षेत्र में ही होता है। अफ्रीकी पठार सोने व हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत के छोटा नागपुर पठार में लोहा, कोयला और मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो जो पठारी इलाका होता है उसमें ही खनन होता है, वहीं से सब चीज़ें खनिज पदार्थ वहाँ से निकलते हैं। जैसे हमारे आसपास भी काफ़ी ग्रेनाइट के जो है खनन होता है, ग्रेनाइट निकलता है, तो हमारा भी जो ये बुंदेलखंड का इलाका है कुछ हद तक थोड़ा सा पठारी क्षेत्र में आता है। नदियाँ जब पठार के सिरों से मैदान पर गिरती हैं तो ये खूबसूरत झरने का रूप बनता है। ये झरने विद्युत उत्पादन का साधन है। भारत का जोग झरना, अफ्रीका का विक्टोरिया तथा उत्तरी अमेरिका का नियाग्रा झरना इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो जो ये पठारों के जो किनारे होते हैं वहाँ से जब पानी नीचे गिरता है, क्योंकि पठार जो है ऊंची जगह होती है, जो ऊपर से तो समतल है लेकिन कहीं ना कहीं जब उसका किनारा आता है तो उससे गहराई में जाके दूसरी ज़मीन शुरू होती है। तो जब ये पठारी क्षेत्र से झरने गिरते हैं तो वो एक तो देखने में भी अच्छे लगते हैं और वहाँ बिजली भी का भी प्रोडक्शन या उत्पादन होता है। भारत में ये एक जोग झरना और अफ्रीका और विक्टोरिया में नियाग्रा झरना ये बहुत फेमस है। लावा पठारों में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो बहुत उपजाऊ होती है। वह कपास और गन्ने की खेती के योग्य होती है। पठारों की खूबसूरती पर्यटकों को आकर्षित करती है। तो यहाँ पर ये पठारी क्षेत्र में कपास और गन्ने की खेती बहुत अच्छी तरह होती है और इसकी खूबसूरती जो है वो पर्यटकों को भी आकर्षित करती है, वह लोग घूमने जाना पसंद करते हैं। अभी आते हैं मैदानी इलाके। मैदान समतल भूमि के बड़े भाग होते हैं। ये सामान्यतः समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। तो मैदानी इलाके क्या होते हैं, जो पानी का लेवल है समुद्र तल
उससे 200 मीटर से ऊंचे नहीं होते हैं, क्योंकि ज़्यादा ऊंचे होंगे तो फिर ये यहाँ पे मतलब जो हरा भरा इलाका होता है वो नहीं होगा, क्योंकि जितना फिर समुद्र तल से ऊंचा हो जाएगा, पानी से दूरी बढ़ने से हरियाली यहाँ पर कम हो जाती है। कुछ मैदान तो काफ़ी समतल होते हैं और कुछ थोड़े से ऊंचे नीचे हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा बने हैं, जो अपने साथ लाए बालू, पत्थर व सिल्ट आदि को निषेचित करती है। तो काफ़ी सारे मैदानी इलाके ऐसे हैं जो नदियों के साथ जो मिट्टी वगैरह आई उससे ये बन गए। तो जो ये इस तरह से मिट्टी आके इकट्ठा होके ये बनता है, ये जलोढ़ मैदान कहलाता है। भारत में गंगा का मैदान, मिस्र में नील घाटी का मैदान और चीन में यांग्त्से नदी का मैदान नदियों द्वारा बने मैदान के उदाहरण हैं। तो नदियों से आके जो मिट्टी इकट्ठा हुई और मैदानी इलाके बन गए खेती के लायक, ये कुछ ऐसे यहाँ के उदाहरण हैं जो यहाँ पर बताए गए। मैदानों की क्या महत्ता है? मैदान हमारे लिए निम्नलिखित प्रकार से उपयोगी हैं। किस लिए उपयोगी हैं? कि एक तो मैदान काफ़ी उपजाऊ होते हैं, समतल क्षेत्र, उपजाऊ मृदा और जल फसल के लिए आदर्श स्थितियां हैं। तो मैदानी इलाके क्यों हमारे लिए उपयोगी होते हैं? क्योंकि उपजाऊ काफ़ी होते हैं, यहाँ अच्छी बहुत खेती हो सकती है। एक तो ये समतल होते हैं, एक जैसे होते हैं। यहाँ चूँकि नदियों के साथ साथ जो मिट्टी आके इकट्ठा हो चुकी है वो मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है, और पानी से उगने वाली फसल के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि नदियों के किनारे से बना हुआ है और पानी की यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है, इसलिए यहाँ खेती भी बहुत अच्छी होती है। सपाट सतह परिवहन, निवास व उपयोग के लिए उचित है। मैदान आबादी के लिए सर्वोपयुक्त स्थान है। प्राचीन काल से ही लोग मैदानी क्षेत्रों में रहते आए हैं। तो ये जब एक सी ज़मीन होती है तो कहीं भी कोई चीज़ गाड़ी चलाने, कहीं से माल इधर से उधर लेके जाने, लोगों के इधर से उधर जाने के लिए मैदानी इलाका सबसे अच्छा होता है। इसीलिए लोगों को हमेशा से पुराने समय से भी ऐसे ही इलाकों में रहना पसंद रहता रहा है, उनको उसी में रहते हुए आए हैं वो लोग। स्थल स्वरूप और लोक। स्थल रूपों की भिन्नता के अनुरूप ही मानव जीवन यापन करता है। वे पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ जीवन कठिन होता है, वे मैदानों में रहते हैं जहाँ जीवन सुगम होता है। मानव अपना जीवन रहन सहन, खान पान, पहनावा, निवास सभी स्थलों के अनुसार ढाल लेता है। तो इसी तरीके से जितने भी ये स्थल स्वरूप हैं, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हों, पठारी क्षेत्र हों या मैदानी इलाकों की बात हम करें, तो हर जगह लोग रहते हैं और हर जगह के हिसाब से वो अपना रहन सहन, खाना पीना, पहनावा सब ढाल लेते हैं। प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान, ज्वालामुखी उद्गार आदि के चलते बहुत विनाश होता है, जीवन और संपत्ति की हानि होती है। इनके प्रति जागरूकता पैदा कर हम इनसे निपटने और खतरे को कम करने का कार्य कर सकते हैं। अब जो प्राकृतिक आपदा जैसे कि कुदरती जो संकट आ जाते हैं, जैसे भूकंप है, बाढ़ है, तूफान है, इन सब से भी बहुत तबाही होती है, बहुत नुकसान होता है लोगों का। और इनके प्रति जागरूकता, यानी कि हम अगर जानकारी अपनी रखें कि अगर बाढ़ आती है तो हमें क्या क्या तैयारियां पहले से रखना चाहिए, भूकंप आए तो हम कैसे उससे बच सकते हैं, तो अगर इतना हम जागरूकता रखें तो फिर इससे जो नुकसान होता है उसमें हम काफ़ी कमी कर सकते हैं। हमें प्रकृति से संबंध बनाकर रखना चाहिए और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि आने वाली पीढ़ी के लिए पृथ्वी एक आदर्श स्थल बने, और हमको ऐसे काम नहीं करना चाहिए जो कि प्रकृति के खिलाफ हों, कि जैसे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा पेड़ों को काटना, ये सब नहीं करना चाहिए। और पृथ्वी के साथ तालमेल बनाकर रखना चाहिए, जिससे कि हम अपनी पृथ्वी को इतना अच्छा रख सकें कि जो आने वाली जनरेशन है उनको भी एक अच्छी रहने की जगह पृथ्वी मिल सके। अब ये जानकारी है कि विभिन्न स्थल स्वरूपों में लोग अलग अलग किस प्रकार रहते हैं, ये आपको एक टास्क है जो कि आपको इसके बारे में पता लगाना है, चाहे अपनी इस बुक से पता लगाइए या कहीं और से भी। फिर ये कुछ याद रखने योग्य बातें हैं। क्षरण का मतलब होता है भूमि का पवन, वायु या अन्य कारणों से टूटना। पठार का मतलब होता है उठी हुई सपाट भूमि। मैदान जो है बहुत विस्तृत सपाट भूमि, बहुत लंबे चौड़े इलाके में। कुछ ये यौगिक बातें या रिवीजन की बातें हैं। पृथ्वी के विभिन्न स्थल स्वरूप आंतरिक व बाह्य क्रियाओं के कारण हैं। तो हमने जैसे पढ़ा है कि जो
अलग अलग पृथ्वी के स्वरूप हैं। मैदानी इलाके, पठार या पहाड़ी जो क्षेत्र हैं, वो पृथ्वी के अंदर के और बाहर के जो क्रियाएं होती हैं, जो बदलाव होते हैं मौसम के कारण और तूफान, आंधी और अंदर के भूकंप के कारण, उसके कारण ये अलग अलग जो स्थल स्वरूप हैं पृथ्वी के, वो बने हैं। पृथ्वी के 3 प्रमुख स्थल स्वरूप हैं: पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत हम जानते हैं क्या, पहाड़ हैं, जैसे हिमालय पर्वत के हैं। पठार एक बहुत लंबे चौड़े इलाके ऐसे होते हैं जो उठे हुए हैं, लेकिन ऊपर से उनकी चोटी नहीं है, बल्कि ये समतल है और कई किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर तक फैले होते हैं ये। और मैदान भी ऐसे ही हैं, बहुत लंबे चौड़े इलाके में फैले होते हैं। पर्वत एवं शंक्वाकार और आसपास पर्वत एक शंक्वाकार और आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठी हुई संरचना है। तो पर्वत हम जानते हैं कि जो आसपास से के इलाकों से ज़्यादा नोकदार, ऊंची उठी हुई आकृति होती है, वो पर्वत कहलाता है। पठार एक उठी हुई रचना है जिसका शीर्ष सपाट एवं किनारे ढालदार है। तो पर्वत के जैसे पठार भी ऊंची उठी हुई संरचना होती है, लेकिन इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो सपाट होता है, एक जैसा होता है, नोकदार नहीं होता। जैसे पर्वत नोकदार होता है, ये नोकदार नहीं होता है। ये हमारा कर्तव्य है कि आने वाली पीढ़ी के लिए पृथ्वी एक आदर्श स्थल बने। तो ये हमारी ड्यूटी है कि इस तरह से हम पृथ्वी को मेंटेन रखें कि वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक अच्छी जगह रह सके। अब यहाँ ये आपका एक्सप्लेनेशन तो ये पूरा हो गया है। यहाँ कुछ ये एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि आपको सेपरेट वीडियो या जेपीजी या पीडीएफ में मिल जाएगा। तो ये आपका लेसन यहाँ कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।